हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बीटा 1 और बीटा 2 का डेरिवेशन देखा था, यानी हमने उसका फॉर्मूला जो होगा वो डिराइव किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इस बुक में से देखा था कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो जब भी हम OLS मेथड यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो कुछ प्रिंसिपल से डिराइव हुआ है। दे आर न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मतलब हम जब OLS यूज़ करते हैं मेथड, तब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है। What are those properties? Numerical properties are those that hold as a consequence of use of OLS. It is not कि ये कुछ assumption है, ये प्रॉपर्टी होगी तब OLS मेथड होगा, नहीं। OLS मेथड यूज़ करने के वजह से ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती है विच आर न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेटा वर जनरेटेड। हमें फ़र्क नहीं पता कि कैसे डेटा को जनरेट किया गया है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, या रैंडम सैम्पलिंग से कलेक्ट किया गया है डेटा। कैसे डेटा कलेक्ट किया गया डजंट मैटर, OLS मेथड यूज़ हुआ है, इस वजह से ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं। कॉन्सिक्वेंस है, इफ़ेक्ट है उस OLS मेथड का। शॉर्टली वील कंसिडर द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLS। जो CLRM अजम्पशंस है वो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है जो OLS यूज़ करने के वजह से, दे आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द यूज़ ऑफ OLS। स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? दीज आर द प्रॉपर्टीज़ दैट होल्ड ओनली अंडर सर्टेन अजम्पशन अबाउट द वे द डेटा वर जनरेटेड। तो वो तभी आते हैं जब आपके किस टाइप का डेटा जनरेट हुआ, किस तरीके से आपने डेटा जनरेट किया, उस बेसिस पे होते हैं। अब आते हैं, ये CLRM अजम्पशंस है, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो OLS के यूज़ के वजह से उसके इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंस हैं। द OLS सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि द OLS एस्टिमेटर्स आर एक्सप्रेस्ड solely in terms of observable, that is sample। आप जब OLS रन करते हो तो हम बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट लिखते हैं, करेक्ट। तो हमने जो भी x और y वैल्यूज़ दिए हैं, हम वो दिखा रहे हैं कि हम सैम्पल से लिए गए वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। That is, they are solely in terms of observable, that is sample quantities x and y, therefore they can easily be computed। तो वो सैम्पल के डेटा है बेसिकली। सेकेंड, they are point estimate। अच्छा, मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू 3 है और मैं बोल रही हूँ x की वैल्यू 3 से लेकर 7 के बीच में, 3 to 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, दिस मीन्स पॉइंट एस्टिमेट। जब मैं वैल्यू निकाल रही हूँ y की, वो फॉर्मूला यूज़ करके, तो y का एक y हैट का जो वैल्यू होगा वो एक नंबर होगा, लेट्स से 99.87। दिस विल बी वन सिंगल पॉइंट वैल्यू, रेंज नहीं बताएगा। तो इकोनोमेट्रिक्स में इसे पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं और इसे इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। जैसे हमारा रेंज होता है, क्लास इंटरवल होता है, वैसे इसे इंटरवल एस्टिमेटर्स कहते हैं। सो दे आर पॉइंट एस्टिमेटर्स। तो OLS से जो डिराइव होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू देते हैं y हैट का। So they are point estimate, that is, given the sample, each estimator will provide only a single point value of the relevant population parameter। In chapter 5, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इंटरवल एस्टिमेटर्स भी देखेंगे कि कैसे डिराइव होता है।
यानी किस रेंज में बीटा हैट की वैल्यू लाई करेगी। तो वो भी हम आने वाले वीडियोस में या आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे। थर्ड, वंस द OLS एस्टिमेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैम्पल डेटा, एक बार आपको बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू मिल गई, द सैम्पल रिग्रेशन लाइन फिगर कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड। ऑब्वियसली अगर आपको बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू मिल गई तो आप सैम्पल रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा which is yi hat is equals to, let's say बीटा 1 की वैल्यू 10 है, बीटा 2 की वैल्यू 0.3 है, तो 10 प्लस 0.3 xi, दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो, तो जब प्लॉट कर सकते हो तो वो एक रिग्रेशन लाइन देगा विच इज सैम्पल रिग्रेशन लाइन। द रिग्रेशन लाइन दस ऑब्टेन्ड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी क्या था कि जो डेटा है वो ऑब्जर्वेबल है, यानी वो सैम्पल से ली गए है, अनऑब्जर्वेबल डेटा नहीं है, पॉपुलेशन का डेटा नहीं है। पॉपुलेशन का डेटा अनऑब्जर्वेबल क्यों है? क्योंकि आप कलेक्ट करने बैठ नहीं सकते इतना बड़ा डेटा, तो आप ऑब्जर्वेबल डेटा ले रहे हैं, दैट इज़ सैम्पल डेटा ले रहे हैं। सेकेंड, जो बीटा हैट वैल्यूज़ आते हैं बीटा 1 और बीटा 2 के, वो एक पॉइंट एस्टिमेट होते हैं, वो कोई रेंज नहीं होता है, एक सिंगल वैल्यू होते हैं। थर्ड, हाँ, जब हमें बीटा 1 और बीटा 2 वैल्यू मिल गई तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन मिल गया एक लाइन का। अब उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, उस लाइन को हम सैम्पल रिग्रेशन लाइन या सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब उस लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट पासेस थ्रू द सैम्पल मीन ऑफ y एंड x, यानी वो जो होगा वो y बार और x बार से पास होके जाएगा। ये मेरा लेट्स से x बार की वैल्यू है, ये मेरा y बार की वैल्यू है, तो ये मेरा जो लाइन होगा वो उसको पास होके जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि वो x बार की वैल्यू इधर है, y बार की वैल्यू इधर है तो वो इधर आ रहा है, लाइन ऐसे बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो x बार और y बार को पास होके जाएगा। द फैक्ट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन, यानी y बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 3.1.7 इक्वेशन देखते हैं। 3.1.7 इक्वेशन, बीटा 1 हैट इज इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा 2 हैट x बार। अगर इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, y बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x बार। तो ये जो इक्वेशन है वही यहाँ पे गिवन है, विच इज शोन डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, y बार इज़ नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 हैट x बार, तो ये वही है। बेसिकली x बार की वैल्यू ये है, y बार की वैल्यू ये है, और SRF जो है वो उससे पास होके निकलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, मीन वैल्यू ऑफ एस्टिमेट, मीन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड y। मीन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड y मतलब y का एस्टिमेटर क्या है, yi हैट, इसका मीन वैल्यू इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ एक्चुअल y, यानी इसका मीन वैल्यू विल बी इक्वल टू द एक्चुअल y का मीन वैल्यू। कैसे? yi हैट इज इक्वल्स टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट xi। बीटा 1 का फॉर्मूला हम डालेंगे y बार माइनस बीटा 2 हैट x बार प्लस बीटा 2 हैट xi। y बार yi हैट इज इक्वल्स टू y बार प्लस बीटा 2 हैट xi माइनस x बार। ये इधर से कॉमन लिया गया। अब समिंग बोथ द साइड्स ऑफ दिस लास्ट इक्वालिटी ओवर सैम्पल वैल्यूज़, अगर हम सैम्पल वैल्यूज़ के साथ सम करें एंड डिवाइडिंग बाय सैम्पल साइज़, यानी अगर मैं समेशन ले लूँ और डिवाइड बाय n कर दूँ तो ये मेरे को क्या देगा, y हैट बार, यानी yi हैट का मीन वैल्यू देगा।
वाई आई हैट का मीन क्या होगा, समेशन वाई आई अपॉन एन। समेशन वाई आई तो यही है डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या हो गया वाई बार। दिस इज नथिंग बट वाई बार। तो एस्टिमेटर का जो मीन वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ एक्चुअल y is basically what we are saying. ये क्या है, this is nothing but सैम्पल का जो y मिला है आपको, y I had, उसका जो मीन वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू द एक्चुअल मीन वैल्यू जो y बार है। वेयर द यूज इज मेड दैट एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स आई यहाँ पे आपका एक्स आई माइनस एक्स बार ज़ीरो होगा। एक्स आई माइनस एक्स बार ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि पता है ना कि मीन डेविएशन, समेशन ऑफ मीन डेविएशन इज ऑलवेज ज़ीरो। ये मीन अरिथमेटिक मीन अगर आपने अच्छे से किया है आपके स्कूल डेज़ में तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स आई माइनस एक्स बार हमेशा ज़ीरो आता है जब उसका समेशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको समझा देती हूँ। लेट्स से एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5। एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार वुड बी 3 + 6 + 10 15 15 by 5 which is 3. So mean is 3. So if mean is 3, x minus x bar क्या होगा, 3 minus that is 1 minus 3 minus 2, 2 minus 3 minus 1 0 1 2. When you add this ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ज़ीरो आएगा। सो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी है। तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि इस वजह से आपका क्या आएगा, वाई आई हैट बार विल बी इक्वल टू वाई बार। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मीन वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल्स यानी म्यू आई हैट बार इज ज़ीरो। उनका मीन वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। फ्रॉम अपेंडिक्स 3 सेक्शन 3A.1 द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन हमने जब निकाला था, हमने जब डिराइव किया था तो डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप यही था। पावर रूल अप्लाई करने के बाद 2 नीचे आ जाता है, -2 हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेप यही था। बट सिंस म्यू आई हैट इज इक्वल्स टू दिस, preceding equation becomes -2 summation mu I hat equals to 0। ये पूरा क्या है, दिस इज़ नथिंग बट mu I hat, तो -2 इंटू mu I hat इज़ 0। -2 को वहाँ पे डिवाइड कर दो, योर समेशन mu I hat becomes 0। अगर समेशन mu I hat 0 है सो मेरा mu hat बार, let me explain using x। अगर मेरा समेशन x इज इक्वल्स टू 0 है, बाय सम और द अदर रीज़न मेरा सम ऑफ x 0 है, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ x अपॉन n विच इज़ 0 अपॉन n विच इज़ 0। वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। जब भी हमने डिराइव किया था हमारा इक्वेशन कुछ ये आया था, ये पूरा म्यू आई हैट वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट इज़ नथिंग बट म्यू आई हैट। अगर मैं -2 को वहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा विच इज़ 0। अब अगर मेरा समेशन ये है तो मैं अगर इसका मीन वैल्यू लेती हूँ, मतलब बार लगा देती हूँ, विच इज़ समेशन म्यू आई हैट अपॉन n, ऑब्वियसली 0 अपॉन n विच इज़ 0। तो मीन वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द प्रीसीडिंग प्रॉपर्टी द सैम्पल रिग्रेशन दिस
can be expressed in alternate form where both y and x are expressed as deviation from the mean value. To see this, sum 2.6.2 on both the side to give, so summation sign हमने दे दिया है यहाँ पे ऐसे. समिशन साइन देने के बाद ये हमें कुछ मिलेगा और फिर ये n बीटा 1 क्यों है मैंने आपको डेरिवेशन में एक्सप्लेन कर दिया है. कांस्टेंट वैल्यू का समिशन इज़ n बीटा 1 और फिर ये वैल्यू अगर मेरा ज़ीरो है तो मेरा समिशन वाई आई क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना हो जाएगा. अब हम इस इक्वेशन को अगर डिवाइड करें बाय n, हमें y बार इज इक्वल्स टू बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट x बार मिलेगा, विच इज़ सेम एज इक्वेशन 3.1.7. यही हमारा बीटा 1 का बीटा 3.1.7 पे जाते हैं. लेट मी जस्ट शो यू. यही ऑलमोस्ट हमारा बीटा 1 का फॉर्मूला था. जब भी मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखूँ, इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखती हूँ तो मेरा वही मिलेगा, बीटा 1 इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा 2 एक्स बार. ठीक है, तो वही इक्वेशन देगा. नाउ इफ़ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3.1.12 फ्रॉम 2.6.2 तो आपको कुछ ये मिलेगा. आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा फ्रॉम वेयर डेविएशंस को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन फॉर्मेट में आपका रिग्रेशन इक्वेशन होगा. वेयर वाई आई एंड एक्स आई फॉलोइंग आर कन्वेंशन आर डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड सैम्पल मीन वैल्यू. इक्वेशन क्या है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपका डेविएशन फॉर्म इक्वेशन कहा जाता है. नोटिस दैट द इंटरसेप्ट टर्म बीटा 1 इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट इन इट. अब इस डेविएशन फॉर्म का अगर आप क्लियरली देखें ये, तो इसमें बीटा 1 है ही नहीं, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, डेविएशन फ्रॉम द मीन. But the intercept term can be always be estimated by equation 3.1.7, that is from the fact that sample regression line passes through the sample mean value of x and y. An advantage तो बीटा 1 की वैल्यू आप मीन वैल्यू से ही जान सकते हो, डेविएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. In passing, note that the deviation form, the SRF, can be written as deviation form का SRF sample regression function deviation format में ऐसे लिखा जाएगा. Whereas the original unit of measurement it was this as shown in. Originally ये हमारा regression sample regression line था, deviation format में वो ऐसे दिखेगा. The residuals second last property of SRF is that mu I hat are uncorrelated, यानी वो कोरिलेटेड नहीं है विद द प्रिडिक्टेड वाई आई, मतलब वाई आई के साथ वो कोरिलेटेड नहीं है. दिस स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड. कैसे वेरीफाई करेंगे, करते हैं. समिशन वाई आई हैट म्यू आई हैट is equals to beta 2 summation xi mu I hat. ये कहाँ से आया, अगर मैं इस इक्वेशन में म्यू आई हैट दोनों बाजू मल्टीप्लाई करूँ और समिशन ऐड कर दूँ तो हमें ये मिलेगा. अब मैं म्यू आई हैट को ये क्या है, ये मेरा कोवेरियंस बिटवीन वाई आई एंड म्यू आई है. अगर ये मेरा ज़ीरो आ जाता है मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हो आप. ठीक है, तो अगर ये वाला मेरा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. म्यू आई हैट हमें पता है इस वाई आई माइनस बीटा 2 हैट
एक्स आई, मैं उसको सब्सटीट्यूट करूँगी। अब एक्स आई को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। बीटा टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा टू हैट स्क्वायर, क्योंकि बीटा टू, एक मिनट, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और ये मिलेगा। अब बीटा टू को भी मल्टीप्लाई किया है इसके और इसके साथ, तो एक्स बीटा टू समेशन एक्स आई वाई आई इन टू बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर। दिस एंटायर थिंग इज नथिंग बट, देखो बीटा टू हैट की फॉर्मूला क्या थी, बीटा टू हैट बीटा टू हैट was equals to summation xi yi upon summation xi square, xi माइनस एक्स बार yi माइनस वाई बार। आप मेरा लास्ट डेरिवेशन का वीडियो देख सकते हो। इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो समेशन xi yi is nothing but beta 2 hat summation xi square। अब यहाँ पे ऑलरेडी बीटा टू एक था, अब यहाँ पे ऑलरेडी बीटा टू एक था, सो इट इज़ बीटा टू हैट इनटू दिस आई जस्ट शोड यू इज़ बीटा टू हैट इनटू समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा टू हैट स्क्वायर देगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस बीटा टू हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर। 5 माइनस 5 क्या होता है, 0, तो वही चीज़ है बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस बीटा टू हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर इज 0। तो आपने देखा कि समेशन वाई आई हैट म्यू आई हैट इज इक्वल्स टू 0, यानी वो अनकोरिलेटेड है। उनके बीच में वाई और म्यू आई हैट के बीच में, वाई आई हैट और म्यू आई हैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दे आर अनकोरिलेटेड, दे आर नॉट कोरिलेटेड। म्यू आई हैट आर अनकोरिलेटेड विथ एक्स आई ऑल्सो, यानी समेशन म्यू आई हैट एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरीके से आप डेरिवेशन करके देखोगे तो आपका ये समेशन म्यू आई हैट एक्स आई हैट भी 0 आएगा। तो यहाँ पे मतलब वो एक्स आई के साथ भी आपके जो सैम्पल रेसिड्यूल, सिंपली क्या बोल रहे हैं, जो सैम्पल रेसिड्यूल है that are uncorrelated to yi also and that they are uncorrelated to xi also। मतलब सैम्पल के जो एरर टर्म्स हैं वो yi और yi हैट और xi हैट के साथ रिलेटेड नहीं है। सैम्पल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सैम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेटेड नहीं है। अब ये क्यों है, हम CLRM assumption जब करेंगे हमें पता चलेगा। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़। कमेंट कर दीजिए आपका कोई भी फीडबैक या डाउट है। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और एंड क्लासमेट्स। बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। And if you are new to the channel, do subscribe to the channel। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। Stay tuned for the next video। Thank you।